भारत रत्न देने का समय आएगा, उपयुक्त समय पर उपयुक्त व्यक्तियों के बारे में निर्णय भारत सरकार लेगी। उसका हमको भरोसा रखना चाहिए कि किसी के नाम पर राजनीतिक आधार पर निर्णय नहीं होगा। इतना ही मैं कह सकता हूँ। मेरा ख्याल है कि इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए और उन्हीं लोगों को ये अवार्ड मिलना चाहिए जो सही मानों में इसके लिए उपयुक्त हैं, राजनीति से ऊपर उठकर। और जिन लोगों ने देश के लिए, समाज के लिए या अपने क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया है, उनको ये उपाधि दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि उसी दायरे में इस बात को देखना चाहिए, ना कि किसी और ऐनक से देखना चाहिए। 5 नामों में अगर और एक नाम जोड़ जाता तो हमें खुशी होती। वो नाम है स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर का। वीर सावरकर ने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान दिया है वो बहुत बड़ा रहा है। अंडमान में रहे, पूरे ब्रिटिशों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का नारा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ वीर सावरकर का नाम आता तो इस देश के सभी राष्ट्रभक्तों को खुशी होती और हम सरकार का स्वागत करते। लेकिन सावरकर का नाम आया नहीं है। लेकिन हम सरकार को आह्वान करेंगे, नेताजी और सावरकर जी का नाम एक साथ आना चाहिए। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि सुभाष चंद्र बोस, काशीराम जी भारत रत्न के लिए डिजर्व करते हैं, लेकिन साथ साथ मदन मोहन मालवीय के साथ साथ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडर सर सैयद अहमद खान को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। एक बड़ा सवाल खड़ा किया राशिद अल्वी साहब ने जिस तरह से कि मदन मोहन मालवीय की अगर शख्सियत कहीं ना कहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय है तो फिर अलीगढ़ विश्वविद्यालय भी अपने आप में एक बड़ा आइकॉन है। आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो बहस है वो फिर कहीं ना कहीं भारत रत्न के स्तर को गिराती जाती है? बिल्कुल, ये सही है। ये फिर तो कोई ना कोई ऐसी एक तरफ सुभाष चंद्र बोस, दूसरी तरफ वीर सावरकर, फिर तीसरी तरफ इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के हेड या फाउंडर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ठीक नहीं है, ये दिशा ठीक नहीं है। भारत रत्न जैसे उसके लिए देशव्यापी जिसका काम हो, देश, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, देश उनसे प्रेरणा ले, ऐसी शख्सियत को मिलना चाहिए, न कि या फिर इसमें कहीं हालात का फर्क नजर आता है आपको नंद भारद्वाज जी कि मदन मोहन मालवीय ने किन हालात में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद ने कब की? ये तमाम इतिहास की चीज़ें हैं और इनके बारे में अब फैसला करने का कोई औचित्य नहीं है। ये इतिहास में दर्ज हो गया है। उनका जो भी ऐतिहासिक योगदान है उसे अब कोई न तो बढ़ा सकता है न घटा सकता है। इसलिए उनके बारे में अब उनकी चर्चा करके आप कम से कम उनका मन ही दुखाएंगे, उनके फॉलोअर्स का, उनके बारे में सम्मान रखने वालों का, उनके सम्मान में आप कुछ भी वृद्धि नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। मैं आपके पास आऊँगा। राजीव गांधी को भारत रत्न दिया जाता है, तुरंत फैसला हो जाता है, 1991 में उनको मिल जाता है भारत रत्न। एमजी रामचंद्रन को भी 88 में मिल जाता है। तो ये पॉलिटिकल जो सिनेरियो ये क्या कहता है, जबकि भीमराव अंबेडकर का नंबर काफ़ी बाद आता है? जी हाँ, ये इस तरह से राजनीतिक निर्णय, राजनीतिक शख्सियत के लिए निर्णय करना, ये दरअसल दिशा ठीक नहीं है। ठीक है कि राजीव गांधी जी की हत्या जो हुई, आतंकवाद के द्वारा हत्या हुई, एक तरह से बहुत बड़ी क्षति हुई इस देश को। देखिए, लेकिन निश्चित तौर पर 3 नाम समझते हैं हम लोग। इस मतलब काफी अहम होगा मेरे ख्याल से। इस डिबेट का जो जिस है उससे निकल पाएगा। 1988 एमजी रामचंद्रन को मिलता है। अभिनेता थे, बड़ी फैन फॉलोइंग थी, तमिलनाडु से मुख्यमंत्री रहे और डीएमके के एआईडीएमके के संस्थापक रहे। दूसरी तरफ 1990 में आते हैं भीमराव अंबेडकर को, संविधान बनाया, लेकिन 1990 में उनका नंबर आता है। और तीसरी तरफ 1991 में राजीव गांधी। तीनों शख्सियत अलग अलग है, तीनों का योगदान देश के लिए अलग अलग है, लेकिन अंबेडकर का नंबर सालों बाद। ये दरअसल निर्णय, इस तरह का निर्णय बहुत ही यानी ठीक नहीं था।
अंबेडकर जी का बहुत पहले आना चाहिए था। अंबेडकर जी की जो भूमिका थी उसको देखते हुए उनका नंबर बहुत साल पहले आना चाहिए था। लेकिन जो निर्णय करने वाली कमेटी हैं हमारे यहाँ, या जिस तरह के राजनीतिक तौर पर या प्रशासनिक तौर पर जिस स्तर पर भी होता है ये निर्णय, वो स्तर पे सोचने वालों का दरअसल समझ में नहीं बैठता कि क्यों इस तरह के निर्णय करते हैं। कि एक पॉलिटिकल वर्कर 88 में हो जाता है उसका, वो पॉलिटिकल भी और सिनेमा क्षेत्र के थे, और जो जिसने देश के संविधान को लिखा, जिन्होंने सामाजिक शैक्षणिक क्रांति को भी दिशा दी, उनका 90 में होता है। तो ये इस तरह के जो निर्णय हैं वो ठीक निर्णय नहीं है। काशीराम जी और उनका कंपैरिजन किया जाए अम्बेडकर का, नंद भारद्वाज जी, आपको कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। कौन था मुझे नहीं लगता कि आप कंपैरिजन करने की कोई आवश्यकता है। हाँ, आप सत्ता में पावरफुल हैं, आप अपना निर्णय मनवा सकते हैं तो दे दीजिए, चाहे जिसको दे दीजिए। यही एक बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ प्रधानमंत्री के विवेक पर इतना बड़ा फैसला छोड़ देना ठीक है? प्रधानमंत्री को ठीक लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी को अब दिया जाना चाहिए भारत रत्न, तो दे दिया जाए। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को बचाया जाना चाहिए, उन पे इस तरह के विवाद बनने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वो एक कमेटी तय करे तो कमेटी तय करे, वो अपने को पीछे रखें, वो तय करे कि क्या हुआ है और उसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा हो, क्राइटेरिया बताया जाए कि कैसे दिया गया है। अमीन पठान साहब, आप इस बात को तो स्वीकार करेंगे कहीं ना कहीं राजनीति में मजबूरन फैसले लेने पड़ते हैं और इस तरह के फैसले मजबूरी होते हैं। तो पार्टी की साख बचानी हो, कई बार वोटर्स बढ़ाने हो, कई बार हालात में आपको मजबूत बनाना हो, क्या कारण है? देखिए, जो फैंस फॉलोइंग होती है, देश की जो मांग होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ध्यानचंद जी का जो योगदान है देश के लिए बहुत बड़ा है। उन्होंने हॉकी के लिए जो काम किया वो सिर्फ देश में ही नहीं, पूरी विश्व के अंदर भारत का नाम गौरवान्वित किया। लेकिन सचिन तेंदुलकर को मिल जाता है। सचिन तेंदुलकर को मिलने की वजह ये नहीं है कि उन्होंने 100 शतक बनाए 50 वनडे में और 50 टेस्ट के अंदर, लेकिन ये है कि देश के अंदर जो युवा है, देश का युवा उनको अपना आइकॉन मानता है जी। इन सब बातों को देखते हुए और सरकार के ऊपर भी जिस तरीके से दबाव आता, आप बता रहे थे अभी, इनके लगातार ट्वीट होते हैं, लाखों ट्विटर पर डिमांड होती है, फेसबुक के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से मांग होती है। तो योगदान कहीं देखा जाए तो अभी के जो सिनारियो चल रहा है इसके अंदर सचिन तेंदुलकर का अपना ये मेरे लिए बड़ी दिलचस्प पहली है कि फेसबुक पे अगर मैं एक फैन फॉलोइंग के तौर पर पेज क्रिएट कर दूं और मैं कल को मांग करने लगूं कि ठीक है मैं फला शख्सियत है और मैं उनसे इंस्पायर्ड हूं और आप उनको वोट कीजिए और फिर मेरे वोट इकट्ठा करके मैं आपके पास पहुंच जाऊं, तो क्या ये आधार है? नहीं, ये आधार बिल्कुल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इसी बात पे आ रहा था कि ध्यानचंद जी का योगदान देश के लिए ज्यादा था। उन्होंने वर्ल्ड कप दिलाने के अंदर, ओलंपिक के अंदर और 3 ओलंपिक के अंदर गोल्ड दिलवाए उन्होंने। सचिन तेंदुलकर का भी है कि जब वर्ल्ड कप जीती टीम उसके बाद उनको दिया गया और उसके अंदर उनका बहुत अहम योगदान था। अब क्रिकेट और हॉकी को हम देखते हैं एक तरफ रख के, तो क्रिकेट देश के अंदर एक तरीके से जिस तरीके से पूजा की जाती किसी चीज की, उस तरीके तो राष्ट्रीय खेल है हमारा, बिल्कुल राष्ट्रीय खेल है। लेकिन जो आज का जो युवा है वो क्रिकेट को अपना सब कुछ मानता है, तो उस बात को देखते राजनीति पार्टियों के ऊपर भी दबाव बनता है। यही बड़ा सवाल है कि अमीन पठान साहब जब आरसीए की जगह हॉकी संघ के उपाध्यक्ष क्यों नहीं होते, अध्यक्ष क्यों नहीं होते? फिर आरसीए, आप अगर राजनेता ही क्रिकेट को चुनेंगे तो क्रिकेट का भला होगा। नहीं, बिल्कुल, वो आप बिल्कुल कह रहे हैं। मैं इस बात पे आ रहा हूँ कि ध्यानचंद जी हॉकी के लिए उन्होंने बहुत किया है, देश के लिए उन्होंने बहुत किया है। तो जो लोग पहले थे, सचिन तेंदुलकर को अभी दिया गया है यूपीए की गवर्नमेंट ने, लेकिन ध्यानचंद जी पिछले 20-30 सालों से जो भी लोग हुकूमत में थे, जो लोग इस देश का प्रतिनिधित्व करते थे, देश को चलाते थे, उन लोगों ने इस जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझा? उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि ध्यानचंद जी जैसे महान व्यक्तित्व को, जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया, देश को ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल दिलाया, ऐसे व्यक्ति को पहले ही भारत रत्न मिलना चाहिए था, क्योंकि वो डिजर्व करते थे, उनका हक बनता था। निश्चित तौर पर ध्यानचंद जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ध्यानचंद जी के जाने के बाद क्या उनको भारत रत्न मिले, ये एक बड़ा विषय बन चुका है। खेल की भावना की बात की जाती है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे, क्योंकि आज तक 42 शख्सियत भारत रत्न से नवाजी जा चुकी हैं, जिनमें से 11 मरणोपरांत। तो क्या ये ठीक है, जायज़ है? ब्रेक के बाद। बिल्कुल जिंदा रहते हुए जो शख्सियत है जिसने भारत के लिए योगदान दिया है, अगर वो जिंदा हैं
और जिंदा रहते हुए उनको वो दिया जाए तो ये सबसे बड़ी अच्छी पहल होगी। अटल बिहारी वाजपेयी को निश्चित तौर पर भारत रत्न मिलना चाहिए। ध्यानचंद जी जो कि हॉकी के जादूगर रहे हैं और एक महान खिलाड़ी जिसने देश में नहीं अपितु पूरे विदेश में भारत का नाम रोशन किया है, ये सब महान खिलाड़ी को भी भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। कौन बनेगा भारत रत्न? दरअसल ये एक बड़ा सवाल है। क्या भारत रत्न जैसे सम्मान को लेकर विवाद सही है? ये आज फर्स्ट इंडिया का सवाल आपसे था, इस पर हमें राय मिली तो बड़ी राय हमारे सामने आई। भारत रत्न जैसे अवार्ड को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। 92% दर्शकों की एक बड़ी राय हमारे सामने है और 8% शायद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन एक बड़ी राय हमारे सामने आ चुकी है कि कम से कम ऐसे बड़े अवार्ड को लेकर तो कम से कम ऐसे बड़े रत्न को लेकर तो विवाद नहीं होना चाहिए। स्थिति स्पष्ट है। ये राय तो हमारे सामने आ चुकी है, लेकिन ये राय सवाई सिंह जी, दरअसल ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हमने की थी कि मरणोपरांत 11 अगर शख्सियत ऐसी हैं जिनको मरणोपरांत मिलता है तो निश्चित तौर पर यह तो चिंता का विषय है कि इस तरह की उन शख्सियतों को सम्मान है। सम्मान तो है, लेकिन मरणोपरांत के बजाय पहले ही दें तो ज़्यादा अच्छा है। जीवित रहते समय उनको इस तरह का नवाजा जाना चाहिए। जब चले गए उसके बाद में इस तरह का पुरस्कार दिया जाए तो ये ठीक संदेश नहीं जाता है, क्योंकि जो काम कर रहा है जी उस समय उसके काम की पहचान हुई नहीं, उसके सामने नहीं की गई और बाद में कर रहे हैं तो थोड़ा ठीक नहीं है। परिवार को ठीक है, कुछ जो समर्थक होते हैं उनके लिए भी ठीक है, देश की जनता जो बाद की जनता है वो जानेगी, लेकिन उस काल के लोग नहीं समझेंगे, ये तो ठीक बात नहीं है। विश्लेषण किया जा रहा अभी जो चर्चा है 6 नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, काशीराम है, राजा रवि वर्मा है, उनके साथ साथ गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक हैं हनुमान पोद्दार, उनका नाम है। तो ये और मेजर ध्यानचंद, ये 6 नाम हमारे सामने आते हैं जी। आपको क्या लगता है सही तौर पर कौन डिजर्व करता है? जिस व्यक्तित्व से कहीं विवाद बनता हो उसको माइनस कर दीजिए, जिस पर विवाद नहीं हो, सब अलग अलग क्षेत्र से जिस पर विवाद नहीं हो उसको देना चाहिए। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी है, राजनीति से उन्होंने अपना योगदान देश को दिया, ध्यानचंद ने खेल के जरिए दिया, मदन मोहन मालवीय ने शिक्षा और सामाजिक जागृति के जरिए अपना योगदान दिया, राजा रवि वर्मा ने तस्वीर दिखाई कि भगवान कैसे होते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर ने बताया कि साहित्य कैसा होता है, धार्मिक साहित्य किस तरह का होना चाहिए। तो ये एक बड़ी तस्वीर हमारे सामने आती है। और काशीराम जी ने बताया कि दलित चिंतन किस तरह से होता है जी। किसका बड़ा योगदान मानेंगे? ये कंट्रोवर्शियल मत मानिए, मैं अपने लिए समझने के लिए, दर्शकों के समझने के लिए मैं मानता हूं कि इनमें से किस तरह की शख्सियत ऐसी होती है जो भारत रत्न होता है। कौन होता है भारत रत्न? देखिए, जिनमें पॉलिटिकल जो लोग हैं इनको माइनस कर देना चाहिए। जो एक धार्मिक उसको फैला रहे हैं या तस्वीर दिखा रहे हैं या इस तरह का साहित्य कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में वो भी संदेश ठीक नहीं जाता है। जो जातीय नफरत की राजनीति विकसित करें वो भी संदेश ठीक नहीं जाता है। इसके बाद सोचना चाहिए कि कौन ऐसा व्यक्तित्व है, कौन ऐसा। आपकी क्या राय है? मेरा एक तो ये फर्म सोच है कि जो मरणोपरांत वाली जो अवस्था है, जैसे साहित्य में एक बहुत स्वस्थ प्रक्रिया है जी, जो साहित्य अकेडमी का हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है। अगर कोई लेखक अगर उसी साल के अंदर जब उसको दिया जा रहा है उसी के आसपास उसकी अगर उसका निधन हुआ है तो उसे कंसीडर किया जाएगा, लेकिन अगर 1 साल या 2 साल गुजर गए उसके बाद वो उस प्रक्रिया से बाहर हो जाता है। यही प्रक्रिया
इस तरह के बड़े सम्मानों के बारे में भी अपनाई जानी चाहिए। निर्णय हो सकता था तो उस वक्त हो सकता था, अब वो निर्णय की प्रक्रिया से बाहर की बात हो गई है। अब मेजर ध्यानचंद या सुभाष चंद्र बोस या मदन मोहन मालवीय इस भारत रत्न की पदवी से, उपाधि से बहुत बड़ी शख्सियत हैं, उनको इसमें नहीं घसीटना चाहिए। वो खुद भी नहीं है, ये वो लेंगे कि नहीं लेंगे ये निर्णय करने वाले भी वो नहीं है जी। विनोबा भावे थे या उनके कोई बारे में फैसला करने वाले थे तो कम से कम कह तो सकते थे। आज उनके बारे में कौन कहेगा? उनके प्रपौत्र कहेंगे कि हाँ अब हमें दे दीजिए। ये अच्छी बात मतलब ठीक है, उनका आश्रम इस बात को स्वीकार नहीं किया, उनका नाम भारत रत्न के लिए फिर तो 1857 पर जाइए, फिर तो प्राचीन काल में जाइए, कालिदास को दीजिए ना, ठीक बात, अशोक को दीजिए ना, फिर कहाँ तक जाएंगे आप पीछे? कोई लिमिट है कि नहीं है? निश्चित हो। और किस तरह की शख्सियत हो? शख्सियत जो भी हो, जैसा अभी सवाई सिंह जी ने कहा, ये किसी भी तरह के एक संकीर्ण दायरे में नहीं आनी चाहिए, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे राजनीति हो। राजनीति एक बड़ा क्षेत्र है उसमें, लेकिन राजनीति वो जो धर्मनिरपेक्ष राजनीति हो, जो सभी धर्मों को, सभी वर्गों को शामिल करके जो राजनीति करता हो, वो राजनीति हो। और कम से कम जो पार्टी सत्ता में आ जाती है उसे कम से कम उन वैल्यूज़ की, संविधान में जिन वैल्यूज़ को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हम रखते हैं, उन वैल्यूज़ का ध्यान रखना। काशीराम और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों राजनीतिक शख्सियतें थी। निश्चित रूप से राजनीतिक शख्सियत थे, और उनकी दोनों में से कोई एक हो तो क्यों हो, और दोनों हो तो क्यों हो? होने को दोनों हो सकते हैं, लेकिन निर्णय कौन कर रहा है और उनके करने की प्रधानमंत्री करेंगे, ये तो तय है। तब ठीक है, फिर विवाद क्या करना है, उन्हें तय करना है। पठान साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सवाई सिंह सर जो कह रहे थे कि राजनीति के लोगों को नहीं देना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो सिर्फ राजनीति की नहीं, देश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है जी। अभी आप कह रहे थे नंद सर से कि काशीराम जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी में से कौन हो, दोनों का अपना अपना क्षेत्र रहा है। इन्होंने दलितों के लिए बड़े काम किए हैं, और जो अपने आप को पिछड़ा मानते थे, देश की मुख्य धारा के अंदर नहीं जुड़ते थे, उनको आगे लाने का काम उन्होंने किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी का चाहे देश की आज़ादी के बाद से या उसके पहले से लगातार वो देश को किस तरीके से देश का गौरव बढ़े उसके लिए उन्होंने काम किए। देश के विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने काम किए, जब 1977 के अंदर वो मंत्री थे। उसके बाद जब देश के प्रधानमंत्री बने तो तब भी उन्होंने काम किए। तो ऐसे व्यक्ति जो चाहे कारगिल का युद्ध हो तो उन्होंने जो हमारे जो सेना के जवान कारगिल की चोटियों के ऊपर लड़ रहे थे वहाँ गए। जब पहले हमारे सैनिकों के शव आते थे तो ऐसे भेज दिया जाता था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो देश के लिए अपना खून बहाता है। मोदी जी सियाचिन पहुंचेंगे, शायद आगे उनका भी नाम आ जाएगा। देखिए, जो भी लोग मैं इस बात में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहा हूँ। अभी नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं आ रहा है, अभी सिर्फ जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनके ऊपर चर्चा सियाचिन जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। देश के प्रधानमंत्री, उनको सब जगह जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते जो देश के जो सरहदों की हिफाजत करते हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि वो प्रधानमंत्री का दायित्व है। क्या खास हुआ? नहीं था, देश के अंदर पहले भी युद्ध हुए, चाहे पाकिस्तान का युद्ध हो, बांग्लादेश और भी चीन का युद्ध हो 1965 का। उन युद्धों के अंदर जो सैनिक शहीद हुए वो आते थे तो उनको उतना सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सैनिकों को सम्मान दिलाया। उनको बाकायदा इज्जत से उनका जब उनका दाह संस्कार होता था या उनको जमींदोज किया जाता था, भी तभी हुआ। नहीं तो कुछ चीज होती है तो छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन उन्होंने सैनिकों के सम्मान के लिए, देश के प्रधानमंत्री होते हुए देश के सैनिकों के सम्मान के लिए आखिरी दौर में हम लोग एक छोटी सी बात, 42 आज तक के भारत रत्न में से 15 स्वतंत्रता सेनानी है, और इस बार सबसे बड़ा नाम सुभाष चंद्र बोस का जब जोड़ा गया तो इसको लेकर विवाद खड़ा हुआ। अब क्या लगता है, क्या तस्वीर आपकी? मैं सबकी निजी राय जानना चाहूंगा। अमीन खान, पठान साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। सुभाष चंद्र बोस क्या अब मिलना चाहिए उनको लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए? देखिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए भारत रत्न बहुत छोटी चीज है। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो किया वो कोई नहीं कर सकता। तो और उनके परिवार के लोगों ने भी, जैसे मैंने पढ़ा, सुबह भी मैं देख रहा था, मैंने उस पर भी देखा पेज के ऊपर भी, कि उनके जो परपौत्र थे, उनके परिवार के सदस्य, वो कह रहे थे कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत छोटी है। ठीक है, देश ने एक
वो किया है देश ने, पूरे देश ने, कि भारत रत्न एक बहुत बड़ा अवार्ड है। जी, देर आए दुरुस्त आए, ये कहेंगे इस पर कि ठीक है, कम से कम सोचा तो गया, इस बार ख्याल तो आया? नहीं, अब ये उपयुक्त समय नहीं है उस पर बात करने का। और सुभाष चंद्र बोस को मैं भारत रत्न की पदवी से बहुत बड़ी हैसियत मानता हूँ। उनको आप अब देकर के उनका सम्मान तो कम से कम नहीं बढ़ाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे सवाई सिंह जी? सुभाष बोस निश्चित रूप से ही देश के बहुत बड़े व्यक्तित्व रहे हैं, लेकिन इतनी देर से विचार करना ये भी ठीक बात नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि जो और शख्सियत के नाम आ रहे हैं उनकी तुलना में वो निर्विवाद है। निर्विवाद व्यक्तित्व अगर देखना होगा तो फिर सुभाष चंद्र बोस भारत रत्न थे, हैं और रहेंगे। चलिए, आप सभी खास चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बिग फाइट लाइव में इतना ही। आपसे इसी दुआ के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो। नमस्कार।